तो हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि वाक्य से होगा। इसके पहले वीडियो में जो है कि हम कारक पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक ले वॉच नहीं किए हैं तो उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके जो है इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। और जो है कि आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि वाक्य से होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो है कि मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है कि यदि आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वॉच कर रहे होंगे तो फॉलो या लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है कि आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर वाक्य लिखा है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है वाक्य लिखा हुआ है। वाक्य का परिभाषा यह बता रहा है, लिखा है कि शब्दों का ऐसा समूह पूर्ण भाव प्रकट करता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह पूर्ण भाव प्रकट करता है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करता है उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। इसका कुछ और यहाँ पर भी लिखा है कि सार्थक शब्दों या व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यानी इसमें यह बता रहा है कि सार्थक शब्द और व्यवस्थित समूह को जो हम लोग वाक्य कहते हैं। तो चलिए हम आपको उदाहरण से कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आ सके। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अच्छी बहुत है राधा। क्या लिखा है? अच्छी बहुत है राधा। यानी यह क्या है? यह आपका व्यवस्थित समूह नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह आपका व्यवस्थित समूह जो है नहीं है। व्यवस्थित समूह नहीं है, ये आपका व्यवस्थित समूह नहीं है। यानी अच्छी बहुत है राधा जब बोल रहा है उदाहरण में, तो ये आपका व्यवस्थित समूह नहीं है। वही यहाँ पर हम सेकंड उदाहरण में समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि राधा बहुत अच्छी है। ये आपका क्या है? यह आपका व्यवस्थित समूह। मेरे प्यारे साथियों, यह आपका व्यवस्थित समूह है। यानी ये बोल रहा था कि अच्छी बहुत है राधा, और यह बोल रहा है कि राधा बहुत अच्छी है। यानी यह जो है कि व्यवस्थित समूह नहीं है और यह जो है राधा जो है बहुत अच्छी है। तो ये क्या है? व्यवस्थित समूह। यानी यह क्या हो गया? अपूर्ण हो गया, यह पूर्ण हो गया। चलिए यहाँ पर और समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है कि है जाती राधा स्कूल। यानी यह क्या हुआ? यह आपका अपूर्ण है, यह पूर्ण नहीं है। वही यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि राधा स्कूल जाती है। यानी यह आपका पूर्ण है, यानी व्यवस्थित है। चलिए यहाँ पर जो है कि एरो पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि वाक्य के जो भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। वाक्य का भेद जो है दो प्रकार का होता है। और जो है कि यहाँ पर यह भी लिखा है कि वाक्य के दो अंग भी होते हैं। वाक्य के दो अंग अवयव होते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, एक होता है मेरे प्यारे साथियों, एक होता है उद्देश्य। एक होता है उद्देश्य जिसके बारे में हम बात किया जाता है, और एक होता है विधेय। एक होता है उदेय और एक होता है विधेय। यानी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसे हम लोग उदेय कहते हैं, और जिसके जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। चलिए आपको यहाँ पर विभक्ति हम बताएं कि विभक्ति जो है वाक्य में आपको कौन देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर उदाहरण जो है वाक्य का उदाहरण उदेय और विधेय को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण में लिखे हुए हैं कि मोहन जयपुर में रहता है। यानी मोहन जो है जयपुर में रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? उद्देश्य में कि जिसके बारे में बात किया जाता है। यानी किसके बारे में बात किया जाता है? तो मोहन के बारे में। तो यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो मोहन हम लोग का क्या हो गया? मोहन जो है हम लोग का, मेरे प्यार से, तो मोहन जो है हम लोग का उदय हो गया, उदय हो गया। मोहन क्या हो गया? उदय हो गया। वही बात करते हैं कि जयपुर में रहता है। यानी जहां पर रहता है उस चीज की बात करते हैं। यानी किसके बारे में बात की जा रही है? तो जयपुर के बारे में। तो ये आपका विधेय हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? ये आपका विधेय हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है कि रामू और मंटू शाम को क्रिकेट खेलते हैं। यानी रामू और मंटू क्या हो गए? इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दो बच्चे हैं, यानी दो दोस्त हैं, और शाम को किसी फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका
उद्देश्य हो गया, ये आपका उद्देश्य हो गया। वही हम बात करते हैं कि क्रिकेट आपका क्या हो गया, यानी जो बात की जाती है क्रिकेट मेरे प्यारे साथियों आपका जो है विधेय हो गया, क्रिकेट आपका विधेय हो गया। चलिए एक और हम आपको उदाहरण समझा रहे हैं, इसमें आप लोग जो है कि उम्मीद करेंगे कि बहुत तरीके से समझ लिए होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा है कि परिश्रम करने वाले विद्यार्थी सदा सफल होते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि परिश्रम करने वाले विद्यार्थी जो होते हैं वह सदा सफल होते हैं, यानी जो भी विद्यार्थी अपने आप को 100% किसी भी लाइन में देता है, चाहे वो स्टूडेंट हो गया, सॉरी चाहे वो पढ़ाई हो गया या किसी स्किल को सीखता है उसमें देता है, तो वह सफल होता है। तो चलिए वही बता रहे हैं कि परिश्रम करने वाले विद्यार्थी जो होते हैं वह सदा सफल होते हैं। तो यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा, लिखा है कि परिश्रम करने वाले विद्यार्थी सदा सफल होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि परिश्रम करने वाले विद्यार्थी किसके बारे में बात कर रहा है, कि विद्यार्थी के बारे में। तो विद्यार्थी अब क्या हो गया, उद्देश्य, विद्यार्थी अब क्या उद्देश्य, वही सफल होते हैं। तो सफल यानी जो बात किया जाता है, यानी सफल होने की बात किया जाता है, तो आपका क्या होगा, विधेय हो गया, वो आपका विधेय हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि यहाँ तक तो बेहतर रूप से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं जो कि यहाँ पर हम वाक्य का भेद को समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वाक्य का भेद, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने वाक्य का भेद लिखे हुए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से जैसे लिखा है कि रचना के आधार पर, यानी रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं जो 3 होते हैं। वही हम बात करेंगे कि जो अर्थ के आधार पर जब बात करें, जब अर्थ के आधार पर बात करें तब जो है कि 8 भेद होते हैं। कितने, तो अर्थ के आधार पर मेरे प्यारे साथियों 8 भेद होते हैं। चलिए तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि वो जो है कि रचना के आधार पर 3 कौन कौन से भेद होते हैं, जो कि यहाँ पर देखिएगा आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला भेद जो होता है वो होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य, यानी पहला जो भेद होता है वो कौन सा होता है, सरल वाक्य और साधारण वाक्य। वही हम नेक्स्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट वाला जो भेद होता है वह होता है संयुक्त वाक्य, यानी नेक्स्ट वाला जो वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। और थर्ड वाला जो होता है यानी 3 नंबर, उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। चलिए तो यहाँ पर हम जो है कि थोड़ा इधर से देखिएगा आप लोगों ताकि समझ में आ सके। यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे सरल या साधारण वाक्य जो कि फर्स्ट नंबर में है और जो कि हम लोग को यहीं से स्टार्ट करना है, जो कि 3 भेद होते हैं। वो 3 भेदों में सबसे प्रथम जो है सरल या साधारण वाक्य होते हैं, जो कि इस प्रकार से इसका उदाहरण लिखे हैं। बोल रहा है कि जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, यानी जिन वाक्य में एक उद्देश्य हो और जो है कि एक ही विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों देखिए, यह जो है कि सरल वाक्य और साधारण वाक्य का परिभाषा हमें यह बता रहा है कि जिन वाक्यों में एक जो है कि उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। चलिए यहाँ पर जो है कि उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि राजू पढ़ता है, यानी थोड़ा आपको दिखाई कम दे रहा होगा, लेकिन यहाँ से जैसे हम लोग रीड करके हटेंगे यानी पढ़ कर हटेंगे तो थोड़ा बोर्ड पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। जैसे बोल रहे हैं कि राजू पढ़ता है, तो इसमें किसका बात हो रहा है, राजू का, और काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। तो इसमें हम आप लोगों को पहले ही बताएं कि जिसके बारे में बात की जाती है वो हो गया आपका विधेय, और जो बात किया जाता है, सॉरी जिसके बारे में बात किया जाता है वो हो गया उद्देश्य, और जिसके बात की जाती है यानी जिस उद्देश्य के लिए बात की जाती है उसे हम लोग कहते हैं विधेय। तो चलिए यहाँ पर राजू आपका क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, राजू आपका जो है उद्देश्य हो गया। राजू क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। और पढ़ता क्या हो गया, पढ़ता आपका विधेय हो गया, यानी राजू जो है पढ़ता है। तो इसमें जो है कि एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य है। और जो है कि सरल या साधारण वाक्य हम ये भी बता रहे हैं परिभाषा में, जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य की बात की जाती है उसे हम लोग सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट उदाहरण में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है कि मनोज
और राहुल दोनों खेलते हैं। यानी मनोज और राहुल क्या हो गया, मनोज और राहुल जो है एक प्रकार के आपका उद्देश्य हो गया, एक प्रकार का आपका उद्देश्य हो गया। वही बात करते हैं कि खेलते हैं, इसमें चर्चा की क्या क्या चीज का हो रहा है, खेलने का। तो ये आपका विध है। यानी उम्मीद करते हैं कि आप जो है कि सरल और साधारण वाक्य जो है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से परिभाषा जो है समझ में आ सके और जो है कि उसका उदाहरण से आप लोग सीख सके। तो चलिए अब हम जो है कि प्रथम तो पढ़ लिए सरल या साधारण वाक्य, अब हम बात करेंगे जो कि संयुक्त वाक्य है। चलिए तो हम संयुक्त वाक्य जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम जो है कि संयुक्त वाक्य लिखे हैं मेरे प्यारे साथियों। 2 नंबर में जो है आता है संयुक्त वाक्य। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि जिन वाक्यों में 2 या 2, लिखा है कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश यानी वाक्यांश जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। थोड़ा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखिए, नोट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर नोट में यही लिखा है कि यह वाक्य जो है एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। यानी कि संयुक्त वाक्य जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। चले यहाँ पर हम जो है कि रेड मार्किंग कर देते हैं, इससे आप लोगों को बोर्ड पर देखने में परेशानी न हो और जो है कि आप जो भी सीन कर रहे हैं उसे आप बेहद तरीके से समझ सकेंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट नोट पॉइंट में यही बता रहा है कि इसमें किसी किसी उपवाक्य को हटा दिया जाए तो दूसरे वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी यह बता रहा है कि इसमें किसी किसी उपवाक्य को यदि आप हटा भी देते हैं तो इसमें जो है दूसरे वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए यहाँ पर उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लिखा है कि मंजू बीमार थी इसीलिए वह पढ़ने नहीं आई। यानी मंजू बीमार थी, क्या थी, बीमार थी, जिसके वजह से पढ़ने नहीं आई। यानी मंजू क्या थी, बीमार थी जिसके वजह से पढ़ने नहीं आई, जिसके वजह से पढ़ने नहीं आई। तो मंजू तो बीमार ही थी, लेकिन इसमें जोड़ने का काम क्या कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि इसलिए जो है वह पढ़ने नहीं आई। मंजू बीमार थी इसलिए जो है वह पढ़ने नहीं आई। तो यह क्या हो गया, यह जो है कि संयुक्त वाक्य का जो है कि उदाहरण आप लोग देख रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट उदाहरण में समझेंगे, जिसे लिखा है कि सोहन खेल रहा था इसलिए जो है कि स्कूल नहीं आया। यानी इसमें भी जोड़ने का काम क्या कर रहा है, इसलिए। यानी संयुक्त वाक्य यही हम लोग को बता रहा है कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक वाक्यांश जुड़े हैं उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। नोट पॉइंट में भी हम बता दें कि यह जो है वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मंजू बीमार थी, तो यहाँ पे एक वाक्य हो गया, और जो कि वह पढ़ने नहीं आई जो है कि ये भी आपका एक हो गया। यानी इसमें आपको 2 वाक्य देखने को मिल रहा है जिसमें कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। उसी प्रकार से जो है कि नीचे वाला सोहन खेल रहा था जिसकी वजह से स्कूल नहीं आया। यानी इसमें क्या है कि इसलिए लगा है, वह जोड़ने का काम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि सरल या साधारण वाक्य और जो है कि संयुक्त वाक्य जो है बेहद रूप से समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं, उनमें लिखा है मिश्न वाक्य। बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने 3 नंबर में लिखा है मिश्न वाक्य। यानी मिश्न वाक्य यहाँ पे आप जो है यहाँ पर देख रहे होंगे 3 नंबर में। यहाँ पर लिखा है कि जब वाक्य में मुख्य वाक्य प्रधान हो, शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्न वाक्य कहते हैं। यानी मिश्न वाक्य का परिभाषा में यह बता रहा है कि जब वाक्य में मुख्य वाक्य जो है प्रधान हो, शेष अन्य सभी वाक्य जो है आश्रित उपवाक्य, शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम लोग मिश्न उपवाक्य कहते हैं। चलिए यहाँ पर जो है कि उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आ सके। देखिए मैं कहा गया है, देखिए मैं बोर्ड पर यह बताया जा रहा है, जैसे लिखा है कि गांधी जी ने कहते थे सदा ही सत्य बोलो। गांधी जी कहते थे कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी कहते थे कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी क्या कहते थे मेरे प्यारे साथियों,
गांधी जी कह देते हैं कि सदा जो है सत्य बोलो। यानी इसमें यदि गांधी जी को हटा दिया जाए, इसमें मेरे प्यारे साथियों यदि गांधी जी को आप हटा देते हैं तो इसमें विशेषण जो है वाले हैं, जो कि यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि अर्थ के आधार पर जो है 8 भेद होते हैं। कितने? तो अर्थ के आधार पर मेरे प्यारे साथियों 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि विधानवाचक या साधारणवाचक, यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि विधानवाचक या साधारणवाचक। इसमें केवल जो है साधारण बात की जाती है। इसमें केवल जो है साधारण बात की जाती है। इसमें केवल कैसा बात किया जाता है? तो इसमें केवल जो है साधारण बात की जाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल इसका समझेंगे, इसका एग्जाम्पल हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी उदाहरण बोले कि जापान एक देश है, यानी इसमें जापान एक देश है तो सभी जानते हैं, साधारण बात है। वही नेक्स्ट बात करें कि दशरथ अयोध्या के राजा है, यानी आप सभी जानते हैं कि दशरथ जो थे वो अयोध्या क्या थे? राजा थे। उसी प्रकार है राहुल एक कमजोर छात्र है। तो इसमें देखिएगा जैसे राहुल आपका हो गया, वो आपका हो गया उदा देश से, वही कमजोर छात्र यानी विधेय हो गया। कमजोर छात्र क्या हो गया? विधेय हो गया। चलिए अब जो है कि हम नेक्स्ट में समझने वाले हैं, जो कि यहाँ पर निषेध वाचक वाक्य लिखे। क्या लिखा है? निषेध वाचक। निषेध मतलब होता है किसी भी कार्य, किसी भी चीज को या किसी भी कार्य को करने से मना करना, यानी नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है गलत। चलिए तो यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण से लिखा है कि मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाया यानी निषेध कर रहा है, मना कर रहा है। वह दिल्ली नहीं जाएगी, यानी एक लखनिया है, एक लखनिया है और लखनिया बोल रही है कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे। तो वही एक उसका लखनिया का दोस्त है। तो दोस्तवा क्या बोल रहा है? तो दोस्तवा बोल रहा है कि लखनिया जो है दिल्ली जाने से मना कर रही है। तो चलिए यहाँ पर लिख रहा है कि वह दिल्ली नहीं जाएगी। यहाँ पर लिखे अब जो है कि 3 और देखेंगे। लिख रहा बोल रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य, यानी लिखा है कि प्रश्नवाचक वाक्य। वाचक वाक्य का मतलब होता है प्रश्न चिन्ह। यानी अमेरिका क्या है? तो अमेरिका एक प्रकार का देश है, यानी इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिका क्या है? देश है। उसी प्रकार तुम कब तक सफल हो जाओगे, यानी तुम जो है कब तक सफल हो जाओगे। राम के पिता कौन है? राम के पिता कौन है? तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर में लिखा है कि आज्ञावाचक वाक्य। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है कि आज्ञावाचक वाक्य, यानी आज्ञावाचक वाक्य का मतलब होता है कि बात मान लो, यानी किसी की आज्ञा मानना। यानी कोई आपको आज्ञा दे रहा है और जो है कि आप उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, उसी को बोलते हैं आज्ञावाचक। जैसे कोई बोल रहा है कि कृपया बैठ जाइए, यानी आपको क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। वो व्यक्ति जो है सेकंड पर्सन जो है आपको आज्ञा दे रहा है कि आप बैठ जाइए। वही बोल रहा है कि शांत रहो, यानी कोई आपका टीचर है या कोई आपका दोस्त है, जब आप हल्ला कर रहे हैं या शोर मचा रहे हैं तो आपको बोल रहे हैं कि शांत रहो। वही बोल, आप कहीं गए हैं, बोल रहा है कि बैठिए, बोल रहा है कि जाओ उसको पत्र दे दो। यानी कोई आपका जो है कि शुभ चिंतक है, यानी कोई आपका नॉर्मल से जाने तो डाकिया है और उसको जो है आप बोल रहे हैं उसको जाओ पत्र दे दो। चलिए अब हम बात करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से, इसमें जो भी है सभी क्या है? ये सभी आपकी आज्ञा के बाद। यहाँ पर देखिएगा लिखा है क्या कि विसम्यादि बोधक वाक्य। इसको हम लोग पढ़ेंगे 5 नंबर में, देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसका जो है कुछ परिभाषा या उदाहरण जो है कि यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। उदाहरण लिख दिया शॉर्ट में, परिभाषा तो नहीं लिखे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। जहां कहीं वाक्य में समझे कि आहा इस प्रकार के साइन दिखे तो समझ जाइएगा कि वो कौन सा वाक्य है? वो विसम्यादि बोधक का वाक्य है। जैसे शाबाश यहाँ पे 2 नंबर लिखा है और किस साइन है? तो आई को उल्टा कर दिया है, यानी आई को इस प्रकार से साइन है तो समझेंगे विसम्यादि बोधक। वैसा ही लिखा है वाह में भी, मतलब जहां कहीं आपको इस प्रकार का साइन दिखे तो समझेंगे कि वह जो है विसम्यादि बोधक है। अब चलिए यहाँ पर हम 6 नंबर में समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है इच्छावाचक वाक्य, यानी एक होता है आकांक्षा, एक होता है आशीर्वाद। चलिए यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य हम समझने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। लिखा है
कि 9 वर्ष मंगलमय हो, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका आकांक्षा हो गया। यानी किसी को हम लोग आकांक्षा देते हैं कि हैप्पी जर्नी, यानी आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो हम लोग क्या दे रहे हैं, ये आशीर्वाद नहीं है, वो जो है आकांक्षा है। तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कि 9 वर्ष मंगलमय हो। चलो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है कि भगवान करे पास हो जाए, यहाँ पर करे लिखे हैं, भगवान करे पास हो जाओ। तो ये आपका क्या हो गया कि भगवान से आपके लिए आशीर्वाद, यानी प्रार्थना कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि भगवान करे पास हो जाए, तो ये आपका आशीर्वाद हो गया। और जो है कि इच्छा वाचक वाक्य में हम लोग को यही देखना है, आकांक्षा और आशीर्वाद जिस वाक्य में दिखे तो समझेंगे कौन सा वाक्य है, इच्छा वाचक वाक्य, जैसे आकांक्षा और आशीर्वाद। यहाँ पर देखने का प्रश्न लिखा है, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का आशीर्वाद है। यानी भगवान से जो भी बात हो समझेंगे वो क्या है, तो आपका आशीर्वाद है। भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, यानी आपके मम्मी हैं या आपके पिताजी हैं, आप जो है कि उनसे आशीर्वाद लेने का, तो आशीर्वाद दे रहा है कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे या आयु दे। ऐसा यहाँ पर देख लीजिए, नोट पॉइंट में हम लिखे हुए हैं, लिखा है कि जहां कहीं इस प्रकार का साइन दिखे तो समझ जाइए कि वो विषमयादि। चलिए तो विषमयादि का था। चलिए 7 नंबर समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है कि संकेत वाचक वाक्य, यानी संकेत यानी निर्भरता की बात करें, यानी निर्भरता की बात करें। जैसे लिखा है कि अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी ये क्या है, एक प्रकार का निर्भरता है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक प्रकार का निर्भरता। वही बात करता है कि मोनू उधर रहता है, मोनू उधर रहता है, ये भी एक प्रकार क्या है, निर्भरता की बात कर रहा है। ये भी जो एक प्रकार निर्भरता कर रहा है कि यदि पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगा, यानी ये भी आपका एक प्रकार क्या है, निर्भरता है। यानी ये आप समझ गए कि निर्भरता उसे कहते हैं जिसमें निर्भर होने की बात करें, यानी जिस पर आप निर्भर रहते हैं, यानी आप पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगा। यानी यदि आप पढ़ाई करोगे, यानी पढ़ने पर आप निर्भर हो, यदि हम पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगा। तो लिखा है कि अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यानी हम लोग वर्षा पर निर्भर है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। अब चलिए यहाँ पर लास्ट हम समझेंगे वाक्य का, जो है कि सबसे लास्ट है, यहाँ पर लिखा है संदेह वाचक वाक्य, यानी जहां कहीं संदेह हो जाए, यानी जिस वाक्य में हमें संदेह की बात समझ में आए उसे हम लोग समझेंगे संदेह वाचक वाक्य। चलिए यहाँ पर जो है उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि क्या वह यहाँ आ गया, यानी क्या वह यहाँ आ गया, यानी आपको ये कंफर्म नहीं है कि आया है कि नहीं आया है, लेकिन आपको संदेह जरूर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखने का प्रयास किया। लिखा है कि शायद पिताजी आ रहे हैं, यानी कंफर्म नहीं है, कंफर्म जो है नहीं है कि आपके पिताजी आ रहे हैं, लेकिन आपका संदेह जरूर हो चुका है कि पिताजी आ गए। संभवतः वह सुधर गया, यानी इसमें भी आपका संदेह है, इसमें भी आपका संदेह है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि ये 8 जो वाक्य था आप बेहद तरीका से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में जो है कि इतना ही, इसी के साथ जो है कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर वॉच कर रहे होंगे तो फॉलो करना ना भूलिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही साथ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलें।